इग्नू के द्वारा संचालित इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने एक सर्वथा नया विषय लेकर उपस्थित हूँ और वह विषय है निबंध का स्वरूप एवं प्रक्रिया। संस्कृत पाठ्यक्रम में यह एक अनूठा प्रयोग है, प्रयोग के रूप में ही माना जाता है, क्योंकि कभी भी संस्कृत के पाठ्यक्रम में निबंध के ऊपर विश्लेषण हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। मित्रों, यह आपके संस्कृत भाषा और साहित्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत है यह, और इसका कोड नंबर है BSKLA 135। अगर आप निबंध की समग्रता को समझने की कोशिश करें तो जैसे इंग्लिश में इसके लिए शब्द तो प्रयोग होता है एस्से, लेकिन निबंध किसी प्रस्तावित विषय के ऊपर लेखक की स्वयं की परिकल्पना होती है, जिनके कोई भी स्वरूप हो सकते हैं। वो समीक्षात्मक हो सकता है, वो आलोचनात्मक हो सकता है, वो प्रशंसात्मक हो सकता है, या आप उनको जिस रूप में प्रस्तुत करना चाहें वो हो सकता है। इसीलिए समीक्षकों ने निबंध को एक कला कहा है, यानी निबंध लिखना भी सबके बस की बात नहीं है, सबके वश में ये नहीं है, बल्कि यह भी एक कला है कि एक अच्छा निबंध हम कैसे प्रस्तुत करें। यद्यपि इसके विषय में कतिपय जो समीक्षक हैं उनका ये कहना है कि लघु आकार में लिखी जाने वाली जो गद्य रचना होती है वह एक निबंध की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि लघु आकार तो एक तरह से अनुच्छेद लेखन होता है, बल्कि, और ये आपके पाठ्यक्रम में भी दिया हुआ है, हम इसे यह माने कि एक विस्तृत सोच, एक विस्तृत चिंतन, जो एक लघु नहीं बल्कि बृहत, और बृहत का यह मतलब नहीं कि काव्य के आकार का, बल्कि लगभग 10, 12, 15 अनुच्छेदों का जो समवाय है, पैराग्राफ, जो 15 पैराग्राफ्स में जो लिखे जाने वाले, समटाइम्स आप कहें कि 5 to 6 पैराग्राफ्स में, परीक्षा की दृष्टि से जो मांग है उसकी दृष्टि से जो लिखी जाने वाली गद्य में एक चिंतन जो हम प्रस्तुत करते हैं वही हमारा निबंध होता है। निबंध को लेखकों की कसौटी माना जाता है। कसौटी, पुनः वही क्यों कसौटी माना जाता? क्योंकि आप पूरी तरह से ग्रिप में, एक बंध में, एक सातत्य, कॉन्टिन्यूटी के साथ लिख पाना जो है किसी भी विषय पे कठिन होता है, मुश्किल होता है। इस निबंध में लेखकों के विचारों, भावों की क्रमबद्धता, विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं का विस्तार देखा जाता है। यानी मैंने पहले भी कहा कि लेखक के विचार, जो लिखने वाला होता है उन्हीं के विचार होते हैं, और जो एक ग्रेजुअल जो इंफॉर्मेशन होते हैं उनमें एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, और उसी विषय से, जिस विषय, जो प्रस्तावित विषय है, यानी जो हमारा लक्ष्य विषय है, उसी से संबद्ध हम बात उसमें करते हैं। और विषय में चिंतन के कई बिंदु हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है, समीक्षात्मक भी हो सकता है, आलोचनात्मक भी हो सकता है, प्रशंसात्मक भी हो सकता है। उन पर जो है ऐसे अपने एक किसी बिंदु पर जो निबंध के लेखक हैं वो विचार करता है। निबंध लेखक की शैली भी वैयक्तिक होती है। अब यहाँ शैली से तात्पर्य क्या है? हम उसे समटाइम्स काफ़ी रोचक बनाते हैं, सुंदर भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से वो एक लेखक की शैली होती है। आज भी अगर आप पाएंगे कि अगर किसी हिंदी भाषा के निबंध पर आप विमर्श करें तो कोई विशुद्ध जो तत्समनिष्ठ शब्द प्रयोग करते हैं हिंदी राइटिंग में, तो कोई क्या होता है कि हिंदुस्तानी का प्रयोग करते हैं, उर्दू आदि के शब्दों का अधिक प्रयोग करते हुए अपनी शैली का वो विस्तार करते हैं। तो यह भी लेखक की स्वतंत्रता है कि लेखक अपनी शैली, अपने निबंध को किस भिन्न शैली में प्रस्तुत करता है। लेकिन जब हम संस्कृत की दृष्टि में बात करते हैं तो भाषा का तो प्रश्न ही यहां नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि संस्कृत मिश्रित भाषा है नहीं। संस्कृत में किसी अन्य भाषाओं के शब्दों का हम प्रयोग करते नहीं। हम उर्दू का प्रयोग नहीं करते, इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते, और जहां भी कभी करते हैं तो शब्द मात्र का प्रयोग करके पुनः उसके साथ इति आदि शब्द का प्रयोग करते हुए हम विभक्ति के साथ एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो संस्कृत के साथ भाषाई स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, संस्कृत के साथ इतनी बातें जरूर है कि हम उसे आलंकारिक बनाएं या एक सहज कथन के रूप में संवादात्मक बनाएं।
यह जो निबंध है लेखक की प्रतिभा, लेखक का अभ्यास, दैनंदिनी डे टू डे राइटिंग जिसे हम कहते हैं, अभ्यास और ज्ञानार्जन, हमने कहाँ से किस प्रकार कौन सी सूचनाएं प्राप्त की, हम अपने विषय के संदर्भ में हमारे पास ज्ञान की कितनी विशालता है, इन सारे चीजों का महत्व होता है जब हम निबंध लेखन में प्रवृत्त होते हैं। छात्रों की दृष्टि से छात्रों के लिए कतिपय जो आवश्यक बिंदु हैं, अर्थात निबंध में आवश्यक रूप से ऐसी चीजें होनी चाहिए, वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। यह भी आपके पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित है। निबंध की सामग्री का एक उपयुक्त चयन किया जाना चाहिए। मित्रों, दो प्रकार से इसको हम सोचें। अगर परीक्षा की दृष्टि से हम सोचते हैं तो हमारे पास 5-6 विकल्प होते हैं, उनमें हम किसी एक विषय का चयन करते हैं और तदनुसार हम उस पर निबंध लिखते हैं। लेकिन अगर एक स्वतंत्र निबंधकार के रूप में, चाहे वो पुस्तक के लिए लिखें या चाहे आप अखबार के लिए लिख रहे हैं, तो वहां पर भी आप अपनी सुविधा से विषय का चयन करते हैं। लेकिन इस विशेष संदर्भ में हमारा केवल और केवल जो उद्देश्य है वो संस्कृत में पूछे जाने वाले जो निबंध हैं, उस निबंध को कैसे लिखा जाना चाहिए। तो आपके सामने विषय पहले से ही होते हैं, उन 4-5 में से किसी एक विषय का आप अपनी योग्यता के अनुसार चयन करते हैं। निबंध की शैली सुस्पष्ट एवं रोचक हो। अब ये रोचकता क्या है? रोचकता में यही है कि ऐसा नहीं होनी चाहिए कि दो वाक्यों के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई बात कहीं की कोई बात कहीं की रख दी, इंफॉर्मेशन में तारतम्य नहीं है, तो इससे रोचकता भी नष्ट होती है, नीरसता आती है, विरसता आती है, एक रसता आती है। तो ये जो नीरस ना हो, विरस ना हो और एक रस ना हो, इस दृष्टि से भी हमें अपनी शैली को बनानी चाहिए। विचारों में तादात्म्य हो, भाषा शुद्ध हो और मधुर हो। भाषा शुद्ध और मधुर से तात्पर्य यह है कि जो श्रवणीय हो, पाठ्य हो, पढ़ने में अच्छा लगे। इसके बाद अगर हम निबंध के प्रकारों की चर्चा करें तो मुख्य रूप से निबंध के 5 प्रकार होते हैं। अब ये जो 5 प्रकार ही नहीं, हम ये थ्रो कर रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं ये 5 प्रकार, अन्यथा हम इनके कई प्रकार कर सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है। आपके पाठ्यक्रम में 3 ही प्रकार का विश्लेषण है, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। लेकिन हमने उसमें अपने से ऐड किया है कि ये समसामयिक निबंध भी इसमें होगा, समस्या मूलक निबंध भी होगा, व्यक्तिपरक निबंध भी होते हैं। तो ऐसे कई सारे हैं। हम अपनी सुविधा से हम एक फोल्डर बना के जिसको कहते हैं, तो निबंध के डिफरेंट फोल्डर्स बन सकते हैं, निबंध के कई प्रकार हो सकते हैं। लेकिन यहां सविशेष समझने और समझाने के लिए हम 5 प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहला है वर्णनात्मक निबंध। पर्वत है, समुद्र है, ऋतु है, कहीं की यात्रा, जर्नी पे निकले, जो प्राकृतिक वर्णन है, इस प्रकार के जो निबंध लिखे जाते हैं वो वर्णनात्मक निबंध की श्रेणी में आते हैं। कि आज मौसम कैसा है, यहाँ टेम्परेचर है, या यहाँ पर आज बारिश हुई, या वहाँ आज इंद्रधनुष बना दिखा, आदि इस तरह की चीज़ों को लेकर के हम चलते हैं, तो वो वर्णनात्मक निबंध की श्रेणी में आता है। एक है विवरण, जिसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है, केवल हम इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे प्राचीन किसी घटनाओं का उदाहरण देते हुए, ऐतिहासिक वर्णन करते हुए, महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है आदि ऐसे चीज़ों को आधार बना करके हम जब निबंध लिखते हैं तो वो विवरणात्मक होता है। अब कल्पना कीजिए कि हमारे पास विषय है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के विषय में जब हम लिखेंगे तो वो वर्णनात्मक नहीं होगा, वो विवरणात्मक निबंध होगा। उनका जन्म कब हुआ, उनका जीवन का विकास कैसे हुआ, वो दक्षिण अफ्रीका गए, फिर वहाँ से भारतवर्ष आते हैं, फिर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं, फिर भारत स्वतंत्र होता है, तो आदि जो इस एक प्रकार की जो हमारे पास सूचनाएं होती है उनका हम विवरण देते हैं। तीसरे प्रकार का होता है विचारात्मक निबंध। किसी ऐसे विषय पर अपने विचार को लेकर के चलना, विचार प्रस्तुत करना, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, अमूर्त विषयों का चित्रण। इनमें प्रायः क्या होता है कि हम गुण, दोष, लाभ एवं हानि आदि का भी चिंतन करते हैं। अर्थात हम अपने विचार, कभी कभी हम किसी विचारधारा से जुड़े होते हैं, तो ऐसी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए भी हम अपने विषय को प्रस्तुत करते हैं।
और कभी कभी क्या होता है कि जिस प्रकार की परंपरा चल रही है, जिस प्रकार का सामाजिक स्वरूप हमारे सामने है, वह अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो उसके विरोध में भी हम लिखते हैं, विरोध में अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। जो चौथा प्रकार है वो है समसामयिक निबंध। अचानक आज कहीं कोई विशिष्ट बात हो गई, कहीं घटना घट गई, आज से संबद्ध कोई बातें आ गई, या किसी ऐसी घटना ने जो कि पिछले सप्ताह 10 दिनों से समाज को प्रभावित किया है, समय को लेकर के चल रहा है। तो ऐसे जनसंख्या हो गई, बढ़ रही है, या कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ऐसे कुछ विषयों को लेकर के जो हम निबंध लिखते हैं वो समसामयिक निबंध है। और पांचवें प्रकार का जो निबंध है वो समस्या मूलक। जो क्षेत्रीय समस्याएं होती है, राष्ट्र की समस्याएं होती है, या अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, हमारे मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती है, हम इस तरह से समाज में रहने वाले जो अचानक प्राप्त कई चीज़ें हो जाती है, जैसे आने वाले दिनों में कोरोना को लेकर के कई सारी परेशानियां उत्पन्न हुई, तो ऐसी सारी समस्याओं को भी ध्यान में रख करके हम अपने जो है विषय हैं हम उनको अपने निबंध का हिस्सा बनाते हैं। मित्रों, इसके बाद हम देखते हैं कि निबंध लेखन की एक प्रक्रिया होती है। हम निबंध लेखन कैसे करें, कैसे उसको हम ढालें अपने उस चीज़ में। तो आपके सामने देखेंगे कि हमने वहाँ पर एक आपके सामने स्लाइड्स पे उसको बिंदु बना करके बिंदुशः आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जो कुछ उपयोगी बातें होती है निबंध लेखन के समय, उसको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए कि निबंध में विचारों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करने के लिए हम पहले से ही एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं। हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि इन बिंदुओं को हमें डेवलप करना है अपने एस्से में, इन विचारों को प्रस्तुत करना है। तो उनकी क्या है, एक रूपरेखा बना लेते हैं, एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं। अगर हम रूपरेखा को नहीं भी बना सकते, अच्छी तरह से लिखित रूप में न बन सके, तो बुद्धि में जो है हम उनको व्यवस्थित कर लेते हैं, अपने मन में उनको हम सोच लेते हैं कि कैसे कैसे हम अपने इस निबंध को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही निबंध रचना के आरंभ में विषय पर निर्देश तथा व्याख्या का स्वरूप सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अब देखिए क्या है कि जिन जिन विषयों का हम निर्देश देंगे, अगर हमने किसी एक विषय का चयन किया तो उसके बारे में हम क्या लिखेंगे, हमारी जो व्याख्या का स्वरूप क्या होगा, हम उसे पहले से ही सुनिश्चित कर लें। अगर ये पहले से सुनिश्चित नहीं होता है तो हमारा समय भी जाता है और वो जो रोचकता है निबंध लेखन की वो विनष्ट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, और हम स्वयं आत्मविश्वासहीनता की स्थिति में आ जाते हैं कि अब क्या करें, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हम सोच नहीं पाते। इसीलिए जो अच्छे छात्र होते हैं वे अपने निबंध के विषयों के विस्तार को पहले से ही विचार कर लेते हैं, विमर्श कर लेते हैं, और उसके बाद क्या है कि ऐसे चीज़ों को हम उसकी प्रस्तावना में या उसकी भूमिका में हम प्रस्तुत करते हैं। अगर देखा जाए मूल रूप से तो आप पाएंगे कि किसी भी निबंध के 3 हिस्से होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक भूमिका भाग, जिसकी अभी हमने प्रस्तावना और भूमिका के माध्यम से निर्देश दिया। दूसरा जो हिस्सा होता है वो मध्य भाग, जिसे हम बॉडी पार्ट कहते हैं, अर्थात जिसमें हमारे सारे विचार समाहित होते हैं, जिसमें हम पूरी तरह से अपनी बातों का विस्तार देते हैं। और जो तीसरा उसका होता है हिस्सा, वह है अंतिम हिस्सा, जिसे हम उपसंहार कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। मित्रों, यहाँ देखिए जो मध्य भाग है, जिसको बॉडी पार्ट अभी हमने कहा, इसमें जो प्रतिपाद्य विषय है, अर्थात जिस विषय का हमने चयन किया उस विषय का विस्तृत विवेचन होना चाहिए। इसी प्रकार यह निबंध का जो है वह मुख्य भाग माना जाता है। हमारा जो निबंध है, निबंध का जो विश्लेषण है, वो मेनली हमारी मध्य भाग पर ही केंद्रित होता है। अगर आप यूँ कहें कि निबंध जो है, निबंध का सार ही, निबंध का उद्देश्य ही, या निबंध की सोद्देश्यता ही जो है वह आपको मध्य भाग पर है। अब इसमें देखें कि ये जो मध्य भाग है, इनको कई रूप में हम प्रेजेंट करते हैं, कई रूप में प्रस्तुत करते हैं कि इसमें संबंधित विषय के लाभ, गुण, अवगुण, उपयोगिता, अनुपयोगिता आदि का विचार इसमें हम करते हैं। दूसरा जो है, अपने कथन की पुष्टि के लिए हम सूक्तियों का, संवादों का,
जो भीतर कोई कहानी अगर उससे मिलती जुलती आ रही है तो कहानी का निर्देश दे देते हैं, कहीं दूसरी दुनिया का हम उदाहरण ले लेते हैं। तो इस रूप में जो है ये हम पाते हैं। यहाँ पर निबंध के विस्तार की बात करते हैं। जहाँ तक सूक्ति संवाद की बात आई कि देखिए, अगर हम स्वास्थ्य को लेकर के कोई निबंध लिख रहे हैं तो आवश्यक रूप से महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें सर्ग का वह जो कथन है, जो बाद में आकर के एम्स यानी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है उनका जो मोटो बना, वह है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो ये कहावत है, लोकोक्ति है, या कहीं आप किसी तरह का एक विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप परंपरा के विरोध में बोल रहे हैं, तो पता चला किसी कवि की कोई कविता याद आ जाती है, किसी का स्मरण हो जाता है। अब महाकवि कालिदास के ही मालविकाग्निमित्रम का कथन कि संपुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान्यतरद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि। तो ऐसे जो ये मुहावरा आ गया, हम ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये परंपरा के पूरी तरह से विरोध में यह कथन है। तो हम ऐसे कथन आदि का प्रयोग करते हैं अपने निबंध के लेखन में। जो अंतिम भाग उपसंहार है, उसमें निबंध का सार अर्थात हमने जो डेवलप किया शुरू से लेकर के अंत तक, जो अपने विषय वस्तु को हमने प्रस्तुत किया, उसका सार हम दे करके इस निबंध का समापन करते हैं। तो ये चीज़ जो है हमें लिखते समय विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार कुछ अन्य विषय हैं जिसे हम जानते हैं कि निबंध की भाषा जो है वो व्याकरण सम्मत होनी चाहिए, शुद्ध हो, सरल हो और सर्वजन हृदय संवेद्य हो। मित्रों, ये कठिन शब्द है, एक शब्द है, लंबा शब्द है, लेकिन घबराना नहीं है। सर्वजन यानी सारे लोग, हृदय सारे लोगों के हृदय, संवेद्य अर्थात सारे लोगों के हृदय के द्वारा जो ग्रहण किया जाए उसे सर्वजन हृदय संवेद्य कहते हैं। सरल भाषा में बात करें तो इसको हम इस तरह से कहेंगे, हम एक ऐसी भाषा में निबंध लिखें जो सबकी समझ में आए। तो सबकी समझ में आने वाली जो भाषा है वो सर्वजन हृदय संवेद्य भाषा कहलाएगी। साथ ही जो कॉन्टिन्यूसली हम जो बात करते आ रहे हैं कि एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, एक समरूपता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। जो कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पैच वर्क होता है और वह रोचक नहीं बन पाता। जो एग्जामिनर होते हैं, जो समीक्षक होते हैं, वो उसे अनुकूल नहीं मानते। अब रही बात, ये तो एक सामान्य निबंध की बात हुई, लेकिन चूंकि हमारा कंसर्न जो है, हमारा संबंध जो है वह संस्कृत भाषा से है। और यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि यदि संस्कृत का अभ्यास कम है तो हमें सर्वप्रथम हमें रफ वर्क करते हुए हिंदी भाषा में लिख लें या ऐसी भाषा में लिख लें जिस भाषा में आपकी प्रवीणता हो। इसलिए यहाँ हिंदी भाषा पर विशेष ध्यान ना दें। अगर आप अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं तो अंग्रेजी भाषा में आप रफ बना लें, या अगर अपनी क्षेत्रीय भाषा में, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, या कोई अन्य अपने क्षेत्र विशेष की भाषा हो जिसमें आपकी प्रवीणता है, कुशलता है, तो उस भाषा में आप रफ पर वो खाका, वो प्रारूप आप तैयार कर सकते हैं। और बाद में संस्कृत का हम अभ्यास, लेखन का अभ्यास करते करते हम संस्कृत लेखन में भी पारंगतता हासिल कर लेते हैं। जो प्रस्तावना और उपसंहार है, जिसे हमने भूमिका भी कहा, ये जो है कि बीच में निबंध का मुख्य भाग है और इनके विविध पहलुओं जो हैं, जो विविध पक्ष हैं, उनको भी आप रूपरेखा बना करके प्रस्तुत करें। दूसरे शब्दों में मैं यहाँ पर एक फोकस्ड प्रमोशन करना चाहूँगा कि हम कभी कभी निबंध में विविध बिंदुओं का भी संकेत देते चलें। उससे क्या होता है, जो पढ़ने वाले होते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं, उनको सारे विषयों का बोध क्रमशः होता चला जाता है कि जो जिसने निबंध लेखन किया है उसकी दिशा कहाँ जा रही है। हाँ, अखबार आदि में लिखे जाने वाले निबंध में हम ऐसा प्रयोग नहीं करते जहाँ पर कि हम बिंदुशः विश्लेषण करते हैं, लेकिन संस्कृत आदि में जो हम निबंध लिखते हैं उसमें हम चाहें तो लिख करके अंडरलाइन करते हुए उसे प्रस्तुत करते हैं। अगर अब इस सब को हम एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी अगर हमारे सामने कोई विषय आ गया, उस विषय को हम कैसे प्रस्तुत करेंगे। सपोज कीजिए दूरदर्शनस्य महत्वम आपको इससे में पूछा गया। ध्यान रखेंगे, ये आपके पाठ्यक्रम में यही उदाहरण है। तो हम उसमें सबसे पहले क्या है कि एक दूरदर्शन की समग्रता को अपने मन में एकत्रित करेंगे। आज सबके घर में
टेलीविज़न है, और टेलीविज़न है, विविध प्रकार के टेलीविज़न हैं, और उनमें कई प्रकार के चैनल्स हैं, कई प्रकार के कार्यक्रम आते हैं, चाहे वो सूचनाप्रद हों, चाहे वो मनोरंजक हों, चाहे वो किसी अन्य विधा से हों। तो ये सारी की सारी चीज़ों को एक कैटेगराइज हम कर लेते हैं, मन में सोच लेते हैं कि ये सूचना वाले हैं, ये मनोरंजन वाले हैं, और ये जो हैं ये खेती कृषि आदि वाले हैं, तो लोकोपयोगी हैं। तो इन सबको हम एकत्रित कर लें, और फिर हम दूरदर्शन से ये भी देखते हैं कि जो सूचनाएं कई लाभप्रद सूचनाएं होती हैं, तो कभी कभी ऐसी है कि हमें एक आदत सी लग जाती है दूरदर्शन की, जिसमें हम अपना सारा समय गंवा देते हैं, हम और कुछ कर नहीं पाते, तो उसका एक हानिगत रूप भी हमारे सामने उपस्थित होता है। तो दोनों पक्षों के ऊपर में हम विमर्श लेके चलें, जैसे मनोरंजन की दृष्टि से तथा ज्ञानवर्धन की दृष्टि से सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार होता है, व्यापारिक हो, राजनीतिक हो, नेताओं के चरित्र संबंधी हो, चुनाव हो, ज्ञान आदि की दृष्टि से दूरदर्शन के महत्व को हमें ध्यान में रखते हुए हम अपने विषय को प्रस्तुत करते हैं, और उस विषय को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं ये भी आप देख लीजिए। हम एक रूपरेखा की जो हमने आपके सामने बात की थी कि हम रूपरेखा बनाएं, तो क्या है रूपरेखा? सबसे पहले देखिए कि प्रस्तावना है। प्रस्तावना से तात्पर्य पुनः भूमिका है, अर्थात एक दूरदर्शन के विषय में हम अच्छी खासी भूमिका, अच्छी खासी प्रस्तावना बनाएंगे कि विज्ञान जो है वो विज्ञान निरंतर प्रचार प्रसार करता आ रहा है। इसी विज्ञान में एक अनूठा जो हमारे सामने आविष्कार है, जो हमारे सबके लिए एक सूचना का केंद्र बनकर आया, वह दूरदर्शन है। आदि इस प्रकार से हम दूरदर्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं प्रस्तावना में। फिर उसके भीतर जो बॉडी पार्ट है, जो 2, 3, 4, 5 जो आपके सामने बिंदु है, अगर उसको देखेंगे, फिर हम दूरदर्शन के महत्व की चर्चा करेंगे। ज्ञानवर्धक है, मनोरंजक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, शासकीय नीति, धार्मिक स्थिति आदि का प्रचार प्रसार हो रहा है। जो अनुपयुक्त कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम उचित नहीं है, हम लोग सभी जानते हैं, आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि इससे जो है हमारी संस्कृति प्रदूषित हो रही है, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे भी कुछ कार्यक्रम है, तो उनके जो गुण दोष हैं उनका विवेचन करते हैं, और तब जाकर के एक उपसंहार देते हैं, हम अपना मंतव्य प्रस्तुत करते हैं कि दूरदर्शन का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से एक हमने आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। अब समग्र रूप से जो आज का अपना ये व्याख्यान है, आज जो ये विषय का विश्लेषण है, उसका सार जान लें। और वो सार भी इस प्रकार से है कि किसी एक विषय पर लघु आकार में लिखी गई जो गद्य रचना है वो निबंध है, ये हमने जाना। इसमें शक्ति, निपुणता, प्रतिभा, अभ्यास आदि इन सारी चीज़ों को चाहिए। जो एक जो निबंध लिखने वाला है उनमें ये सारी क्षमता होनी चाहिए। विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं का क्रमानुसार विस्तार होना चाहिए। लेखन से पूर्व संबंधित विषय की रूपरेखा बना लेना आवश्यक है, जैसा कि अभी आपके सामने हमने प्रस्तुत किया दूरदर्शन से महत्व की दृष्टि से। अब यहाँ पर भी देखिए, जो मैंने पहले चर्चा की थी कि जो निबंध के 3 अंश हैं, हमने उनको जाना। भूमिका, जिसमें कि विषय का परिचय तथा उसकी महत्ता को स्पष्ट हम करते हैं। मध्य भाग में विषय विवेचन, गुण दोष, लाभ हानि का वर्णन, अपने मंतव्य की पुष्टि के लिए काव्य शास्त्रीय उक्तियाँ, जिसे हमने लोक मुहावरा आदि की चर्चा की, दृष्टांत एवं उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। और जो अंतिम भाग उपसंहार है, उसमें हम निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। साथ ही हमने यह भी जाना कि निबंध के लिए भाषा शुद्ध हो, परिष्कृत हो, सरल हो, सरस हो, प्रवाहपूर्ण हो, व्याकरण सम्मत हो। विचारों के अनुसार हम अलंकृत शैली का यथा प्रसंग प्रयोग करें। मित्रों, अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करें। जो अभी हमने बड़े बड़े वाक्य आपके सामने सुनाए, ऐसे प्रयोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो सर्वजन हृदय संवेद्य नहीं होता। क्योंकि उसमें जो प्रस्तुत किए गए अलंकार हैं, आवश्यक नहीं कि उस अलंकार के माध्यम से सबको सारे विषयों की जानकारी हो पाए। इसमें विषय का अनावश्यक विस्तार भी ना दें, और इस तरह से पांडित्य प्रदर्शन भी ना करें। कभी कभी व्यक्ति पांडित्य प्रदर्शन करता है कि मैं इतना जानता हूँ, मुझे इतना पकड़, भाषा पे इतनी पकड़ है आदि। ये सारी चीज़ें एक क्षण के लिए हमें संतोष देता है, लेकिन प्रदर्शन के उपरांत जो एग्जामिनर हैं, जो परीक्षक हैं, आवश्यक नहीं कि उनके लिए वह अनुकूल हो। मित्रों, निबंध की भाषा सर्वजन हृदय संवेद्य की चर्चा कर ही ली। आदि से अंत तक समरूपता की चर्चा की, शैली की हमने चर्चा की, लोकोक्ति, मुहावरा, अलंकार आदि का प्रयोग आपके सामने रखा। और यदि इस दृष्टि से, इस प्रकार से अगर आप अपने निबंध को
प्रस्तुत करते हैं तो वह निबंध प्रशंसनीय है, वह निबंध प्रशंसा के योग्य है। और एक तदर्थ मैं आज ही आपको कहूँगा कि आप अपनी सुविधा से अपने लिए कुछ विषयों का निर्माण कर लें, जैसे मेट्रो की यात्रा या जैसे कोई उत्सव है, समारोह है, इस तरह के किसी भावों का, या भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, कालिदास है, व्यास है, रामायण है, महाभारत है, ऐसे विषयों का चयन करके आप लिखने का प्रयास करें। इन बताए गए निर्देशों को ध्यान में रख करके यदि आप ऐसा प्रयास करते हैं तो निस्संदेह एक आप अच्छे निबंध लेखक बन सकते हैं, और आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, उस उद्देश्य और लक्ष्य को पूर्ण करने में भी आपको इससे सहायता मिल सकती है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।